नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग संगठन का एक सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं 7वीं कक्षा हिंदी का, जो कि केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए है, क्योंकि ये संगठन ने इशू किया है आपके नए पैटर्न के बेस पर। न्यू पैटर्न जो है कॉम्पिटेंसीज उसमें सब में वही रहेगी। आपको लेटर्स भी लिखने को आएंगे, बुक के भी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जहां पर पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे वहां पर इस बार आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको थोड़ा सा आंसर्स के हिंट भी देती रहूंगी ताकि कोई डाउट ना रहे आपका, और ये एक रिवीजन की तरह ही हो जाए। सबसे पहले आपका एक अपठित गद्यांश है, पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं। बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। रोटी कपड़ा, मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कृषि और एवं उद्योगों के उत्पादन में कमी आदि। हम जितनी अधिक उन्नति करते हैं या विकास करते हैं, जनसंख्या उनके अनुपात में कहीं बढ़ती जाती है। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या के सामने नगण्य सिद्ध हो रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की अति आवश्यकता है। इसके बिना विकास के लिए किए गए सभी प्रकार के प्रयत्न अधूरे रह जाएंगे। पैराग्राफ आपने पढ़ लिया। बढ़ती जनसंख्या के कुछ आपको साइड इफेक्ट्स क्या है वो दिए हुए हैं। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, बढ़ती जनसंख्या ने किसे जन्म दिया है? तो इसने जन्म दिया, बढ़ती जनसंख्या ने जन्म दिया अनेक प्रकार की समस्याओं को। दूसरा, ऑप्शंस भी है, दुर्गुणों को, अनेक प्रकार की समस्याओं को, दुर्भावनाओं को या अनेक प्रकार की विपदाओं को। ऑप्शन आपका बी, अनेक प्रकार की समस्याओं को। विकास कार्य क्यों नहीं दिखाई देते? इसका कारण है जनसंख्या वृद्धि। जिस हिसाब से हम लोग विकास कर रहे हैं, जनसंख्या उससे कई गुना अनुपात में बढ़ती जा रही है, इस कारण वो नहीं दिखते हैं। बढ़ती जनसंख्या इनमें से किस समस्याओं को जन्म नहीं दिया है? बढ़ती जनसंख्या ने किस समस्या को जन्म नहीं दिया? रोटी कपड़े की समस्या बिल्कुल दिया है, बेरोजगारी को भी दिया है, निरक्षरता भी बढ़ रही है, दहेज की समस्या, ये इसका बढ़ती जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है, ये मानसिकता है लोगों की, खराब मानसिकता की वजह से ऐसा होता है। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष कौन से प्रयास असफल दिखाई दे रहे हैं? तो सभी सरकारी प्रयास जो है यहाँ पर असफल दिख रहे हैं। नगण्य शब्द का सही अर्थ क्या है? नगण्य मतलब होता है बहुत थोड़ा। ऑप्शन आपका सेकंड सही है। ओके, तो ये आपका गद्यांश हो गया। एक गद्यांश है आपका व्याकरण में। पहला प्रश्न है, वर्णों के सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णों का जो सार्थक समूह है उसे हम कहते हैं शब्द, जो कि कई सारे वर्ण अर्थात अक्षर मिलकर बनाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन आपका ग सही है। कलम किसने चुराई है? रेखांकित अंश में वर्तमान का भेद चुनिए। किसने यानी कि ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन आपका ख सही है। इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद है? कालवाचक, व्यक्तिवाचक, भावनात्मक संज्ञा, स्थानवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी होती है, ख ऑप्शन सही है। संज्ञा व्यक्तिवाचक, भाववाचक और आपकी जाति को बोध कराती हुई जातिवाचक होती है। विशेषण शब्द किन शब्दों की विशेषता बताते हैं? विशेषण बताते हैं विशेष्यों की विशेषता, जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, का ऑप्शन सही है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, जैसे आप इंग्लिश में भी देखते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तुम कहाँ थे, ये कौन सा वाक्य है? यहाँ पर आप डेफिनेटली प्रश्न पूछ रहे हैं किसी से, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, घ ऑप्शन सही है आपका। कनक शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? कनक अर्थात धतूरा भी होता है, कनक अर्थात सोना भी होता है, कनक मतलब गेहूं भी होता है, लेकिन कनक का लोहा जो है ये अर्थ नहीं होता। ऑप्शन आपका ख सही है। आपने वो सुना होगा अलंकारों में, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, तो वहां पर आपको ये अलग अलग मीनिंग बताए गए हैं। पीयूष शब्द किसका पर्यायवाची है? पीयूष मतलब होता है अमृत। 10वां प्रश्न है, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? आग में घी डालना मतलब किसी को गुस्सा आ रहा है, आप उसे और बढ़ा रहे हैं, ख ऑप्शन सही है। ओके, उसके बाद एक अपठित काव्यांश है, एक आपका गद्यांश आएगा पैराग्राफ, एक काव्यांश आएगा कविता। तो काव्यांश देखिए, पहले पढ़ लेते हैं। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया, नथुनों से प्राणों तक खिंच गई गंध की लकीर सी, आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास कह उठा दिल वाह धन्य है बसंत ऋतु। ओके, बसंत ऋतु के बारे में एक छोटी सी पोयम यहाँ पर कवि ने लिखी हुई है। तो सबसे पहले कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया? कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के हृदय में कौन सा भाव आया है? तो संतुष्टि का भाव आया है। गंध की लकीर से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब है हृदय में सुगंध की अनुभूति। ऑप्शन दूसरा सही है। काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? बसंत ऋतु उपयुक्त शीर्षक रहेगा। क्या देखकर कवि का हृदय तृप्त हो गया? तो रंग बिरंगे फूल देखकर। चलिए, ये आपका अपठित एक काव्यांश भी हो गया। उसके बाद वर्णात्मक प्रश्न उत्तर है, ये आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं। पाठ्य पुस्तक बसंत पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है।
2 2 4 2 6 1 7 7 है, 7 में से कोई 5 का उत्तर देना है। मैं आपको सभी उत्तर डेफिनेटली दिखा दूंगी, लेकिन आपकी बुक के क्वेश्चन है, अगर आप अपनी तरफ से भी मेरे आंसर्स को छोड़ के कोई दूसरा लिखना चाहे या फिर उसको एक्सप्लेन करके लिखना चाहे, वो भी आप लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, सच्चे मित्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो देखिए उत्तर ये होगा, एक सच्चा मित्र औषधि के समान होता है, जो व्यक्ति की हर दुख तकलीफ को हर लेता है। वह आपत्ति के समय व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ता है। वह अपने मित्र के कुमार्ग पर बढ़ते कदम को रोककर सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है। वह अपने मित्र की कटु बातों को मन पर नहीं लेता तथा मित्र की भलाई के विषय में सदैव सोचता है। ओके, दूसरा प्रश्न ये है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब जार से निकलकर कंचे जब अप्पू की कल्पना में समा जाते हैं तो क्या होता है, उसका वर्णन आपको यहाँ पर करना है। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू की कल्पना में समा जाते हैं तो वह उनकी और पूरी तरह से सम्मोहित हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया और वह उसके भीतर चला गया। तीसरा प्रश्न, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा हुई है? इससे हमें क्या संदेश मिलता है? अपने शब्दों में आपको लिखना है। एक तिनका आपकी बुक की कविता है। एक तिनका कविता में कवि ने उस दिन की चर्चा की है जब उसे अपने ऊपर घमंड हो गया और वह अपने को श्रेष्ठ समझने लगा। तभी एक तिनका उसकी आंख में घुस गया जिसने उसकी आंखें लाल कर दी और उसे पता लगा कि एक तिनका ही मेरे लिए काफी है, मेरे घमंड को तोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? लेखक इस बदलाव की तरफ क्यों चिंतित क्यों है? खान पान में बदलाव के कई फायदे। खान पान में बदलाव न केवल हमारे भोजन में विविधता आती है, बल्कि हम अनेक प्रदेशों और अन्य देशों की संस्कृति के बारे में जानने का अवसर भी पाते हैं। कई फास्ट फूड के प्रचलन से आज गृहिणियों खासकर से कामकाजी महिलाओं के समय की बचत होती है। आगे है आपका, मोर मोरनी किस आधार पर खो गए? पहले भोर और बरखा कविता के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। सावन आते ही चारों ओर बादल चारों दिशाओं में उमड़ कर विचरण करने लगते हैं। बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही बूंदें बरसती है, शीतल हवाएं बहने लगती है और मौसम सुहावना होने लगता है, जैसा कि कविता में बताया गया उसके अनुसार। आगे है, मोर मोरनी किस आधार पर खो गए? नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और मोरनी सदा मोर की छाया के समान उसके साथ रहती, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है ये, मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा? उत्तर होगा इसका, मीरा को सावन मनभावन इसलिए लगने लगा क्योंकि यह मौसम मीरा को कृष्ण के आने का एहसास कराता था। इसमें प्रकृति बड़ी सुहावनी होती है, इसलिए मन में उमंग भर जाती है। ओके, ये मैंने आपको आपके एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर बता दिए हैं। चलिए, ये इंपॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर केवीएस अपने सैम्पल पेपर में दे रहा है तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए। अब है पठित पद्यांश की बारी। ये जो आपका पद्य है, आपकी जो पोयम है, आपकी बुक से ली गई है, यानी कि आपको इसके आंसर्स क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ इस पैराग्राफ के भी पूछे जा सकते हैं। कवि का नाम, कविता का नाम एंड ऑल। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दमके झर लावन की, नन्नी नन्नी बोधन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। पहला प्रश्न है आपका, सावन में कवियत्री के मन में उमंग क्यों है? तो कारण ये है कि उन्हें हरि के आने की भनक लग गई है। हरि के आने की भनक लगने के कारण, भनक लगना अर्थात पहले ही थोड़ा अंदेशा हो जाना, तो उसको उनको लगता है कि लगने के कारण वो आने वाले हैं, इसलिए उनके मन में उमंग है। बादल कैसे आते? तो बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आते हैं, उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से। कवित्री को पवन कैसी लग रही है? कवित्री को पवन शीतल और मन को बहलाने वाली लग रही है। ओके, तो ये इन तीनों प्रश्नों के उत्तर है। अब है लास्ट आपका राइटिंग सेक्शन, जहां पर आपको सबसे पहले अपने विद्यालय में खेल के मैदान में खेल सामग्री का उचित प्रबंध कराने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देती हूँ, कैसे लिखेंगे आप। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, जो भी आपके विद्यालय का नाम है, जहां पर भी वो स्थित है। विषय खेल सामग्री मंगवाने हेतु पत्र महोदय। सभी ने निवेदन यह है कि पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। मैं आपके विद्यालय का इस कक्षा का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय में खेल सामग्रियों का नितांत अभाव है, बहुत कमी है, जिससे विद्यार्थियों
को अभ्यास में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगले माह से अंतर विद्यालय प्रतियोगिताएं भी आरंभ होने वाली है। अतः महोदय, मुझे आपसे यह निवेदन है कि विद्यालय में आवश्यक खेल सामग्री अति शीघ्र मंगवाने का कष्ट करें। इससे न केवल हमारा विद्यालय जीत हासिल करेगा, अपितु विद्यालय का नाम भी रोशन होगा। धन्यवाद, आपका नाम। बस सिंपल। नहीं है क्यों चाहिए? क्योंकि आने वाला है, बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी होगी, फिर रिक्वेस्ट कर दीजिए मंगाने की, बस काफ़ी है। बस थोड़ा सा फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कुसंगति से बचने की सलाह हेतु अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। तो ये आपका एक अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखते हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं, घर का नंबर लिखेंगे, मान लीजिए डी जो भी है 142, जहाँ पर आप रहते हैं उसका नाम, सरोजनी नगर, सरोजा पे छोटी की मात्रा आएगी, जहाँ पर भी है नगर, नीचे कहाँ पर है ये, दिल्ली मुंबई जो भी, दिल्ली, पिन कोड लिख दीजिए 110023। एक लाइन छोड़ के दिनांक लिखिए, मान लीजिए 23 फरवरी 2021। उसके बाद विषय नहीं लिखना कभी भी अनौपचारिक पत्र में, सीधा आप प्रिय, जो भी आप अगर भाई का नाम लिखना चाहें, मान लीजिए आपके भाई का नाम है श्याम, तो प्रिय श्याम, फिर आप नीचे से अपना कंटेंट शुरू करेंगे। आपको बताना है कि कुसंगति से बच के रहना है, बुरी जो संगति है उससे बच। चलिए मैं आपको उसका कंटेंट भी बता देती हूँ, जरूर आपको कुछ पता लगा होगा तभी आप लेटर लिख रहे हैं कुसंगति से बचने का। तो आज ही तुम्हारे विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा भेजा हुआ पत्र प्राप्त हुआ। मुझे यह जानकर अति दुख हुआ कि अब तुम पढ़ाई में मन न लगाकर कक्षा से गायब रहते हो, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यालय मासिक परीक्षा में असफल रहे हो। मतलब कि वो फेल हो गया है भाई आपका। मुख्य अध्यापक के पत्र के अनुसार तुम्हारा साथ उन विद्यार्थियों से है जिनका उद्देश्य पढ़ना नहीं है, मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे बच्चे हैं। प्रिय भाई, तुम जानते हो कि कितनी कठिनाई से हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। यदि तुम कुसंगति में पढ़कर अपना जीवन नष्ट करोगे तो माता पिता को तो ठेस लगेगी, तुम्हारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम समय के महत्व को पहचानो तथा जीवन के अमूल्य क्षणों को व्यर्थ न गवाकर पढ़ाई में मन लगाओ। कुसंगति से दूर रहकर ही तुम माता पिता के स्वप्न को साकार कर सकते हो तथा जीवन में कुछ बन सकते हो। आशा करता हूं कि तुम कक्षा में नियमित रूप से जाया करोगे, पढ़ाई में मन लगाओगे तथा भविष्य में इस तरह की कोई शिकायत का अवसर नहीं दोगे। नीचे तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, अगर आप वैसे अपने भाई को लिख रहे हो, कोई लड़की है तो, और अपना नाम, बस। ओके, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, अगर बाद में पढ़ने के लिए चाहिए। अगला प्रश्न, एक संवाद आ सकता है क्योंकि इस बार देखा गया है 7th 8th में KVS के जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसमें संवाद उन्होंने दिया है। संवाद मतलब बातचीत है और सबसे आसान है, आप कुछ भी लिख दीजिए। दो दोस्तों के बीच में बात हो रही है, दीपावली के अवसर पर बाजार का सामान खरीदने के लिए दो मित्रों के बीच बातचीत का संवाद लिखिए, या फिर परीक्षा से पूर्व अपनी तैयारी के विषय में दो विद्यार्थियों के बीच संवाद लिखिए। ये क्योंकि थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है तो इसका मैं आपको दिखा देती हूँ, ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं। ओके, मित्र, पहला मित्र कहता है नमस्ते दोस्त आप कैसे हैं, नमस्ते या फिर हाय हेलो जो भी आप कहे, हेलो भी बोल सकते हैं। तो मित्र दूसरा कहता है ठीक है धन्यवाद, आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं, वास्तव में मैं अपनी परीक्षा के बारे में चिंतित हूँ। आपकी क्या परीक्षा की तैयारी हुई? ठीक है, मैं अच्छी तरह से पढ़ाई पर जा रहा हूँ, मैं अच्छी तरह से मेरी पढ़ाई पर जा रहा हूँ और मैं भी अपनी परीक्षा के बारे में चिंतित हूँ। ओके, मैं अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा हूँ, ये लिख दीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया सेंटेंस। हाँ, आप किसी विशेष किताब से मदद ले रहे हैं? हाँ, लेकिन मैं पाठ्य पुस्तक को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। मैं देख रहा हूँ मुझे पाठ्य किताब के साथ काम करना शुरू करना चाहिए, यहाँ पर मिसिंग हो गया। आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है पाठ्य पुस्तक के साथ हिंदी में मुझे काम करना शुरू करना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है यह केवल हिंदी के लिए नहीं बल्कि अन्य विषयों के लिए भी सहायक होगा। आपके सहायक सुझाव के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं। ये रैंडमली ऐसे लिख दिया गया, आप चाहे तो किसी और तरीके से भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, किससे मदद ले रहे हो, कितने घंटे पढ़ते हो, ऐसा भी पूछ सकते हो, है ना। बीच में ब्रेक्स लेते हो या नहीं, कैसे, क्या तुमने कोई टाइम टेबल बनाया है। इस तरीके से दो मित्र जैसे आप एग्जाम से पहले बातचीत करते हो बिल्कुल वैसे ही बात करनी है। अगला प्रश्न, एक अनुच्छेद लिखना है, इनमें से किसी एक टॉपिक पर सफाई का महत्व या फिर समय का उपयोग। समय के सदुपयोग पे बता देते हैं, सफाई तो आप लिख ही लेंगे। मनुष्य को समय का सदैव सदुपयोग करना चाहिए, समय व्यर्थ करना मूर्खता है। हमारे जीवन में कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता, अतः भविष्य के ऊपर कोई भी कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। समय के साथ जो चलता है वही कामयाब होता है, उसे जीवन में कभी पछतावा नहीं होता क्योंकि वो सब कुछ हासिल कर लेता है। समय का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता और जब उसका सारा समय व्यतीत हो जाता है तब वह बहुत पछताता है। तो कहावत है ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात अब पछताना व्यर्थ है क्योंकि समय निकल चुका है।
एक विद्यार्थी के लिए समय के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। जो विद्यार्थी समय पर अपना सारा काम करता है वही आगे चलकर सभी के लिए एक आदर्श बनता है। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी ने समय का सदुपयोग किया है, तभी हम उन्हें आज याद करते हैं। समय गतिमान है, मतलब हमेशा चलता रहता है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। प्रकृति अपना कार्य समय के अनुसार करती है, तय हमें भी समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके बजाय प्रत्येक क्षण को जीना चाहिए। आलस करने वाले व्यक्ति कभी समय का महत्व नहीं समझ सकता। समय को सफलता की कुंजी कहा गया है। जीवन में हमें कामयाब होना है तो समय का सदुपयोग करना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी एक टॉपिक पर अनुच्छेद लिख देंगे। आखिरी प्रश्न है, इनमें से किसी भी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। स्त्री शिक्षा और आपका प्रिय त्योहार, ये बहुत बच्चों वाला टॉपिक है। अगर आप लिखना चाहें तो कोई प्रिय त्योहार, होली, ईद, दिवाली, दीपावली, जिस भी बारे में लिखें, लेकिन फिर बच्चों की तरह नहीं लिखना कि हम इस दिन पटाखे छुड़ाते हैं, इस दिन हम मिठाई खाते हैं। थोड़ा सा आपको उसकी रूपरेखा अच्छे से करनी पड़ेगी कि क्यों मनाया जाता है, क्या आप उस दिन करते हैं, है ना। कुछ अगर आपको लगता है कुछ बदलाव की ज़रूरत है वो भी आप लिखेंगे। चलिए, स्त्री शिक्षा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर हमारा पेपर जो है ये समाप्त होता है। किसी भी देश के विकास में महिलाओं और पुरुषों का बराबर का स्थान होता है, उसी प्रकार महिलाओं को भी पुरुष के बराबर अधिकार दिए जाने चाहिए, तभी उस देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो पाएगा। कई वर्षों तक हमारा भारत देश विदेशी ताकतों का गुलाम रहा, जिसके कारण नारी शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिल पाया। इसी कारण हमारा भारत देश आज पिछड़ा हुआ है। हमारे देश में महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार नहीं मिलते और अन्य सामाजिक कुरीतियों के कारण नारी शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिल पाया है। हमें किसी सदी के भारत में महिलाओं को शिक्षा देने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। नारी शिक्षा का महत्व, वर्तमान में नारी शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता, उसी प्रकार किसी देश को अगर विकसित होना है तो पहले वहाँ की महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो कुछ पॉइंट्स दे दीजिए जिनसे आप इंपॉर्टेंस बता सके नारी शिक्षा की। महिलाएं पढ़ी लिखी होगी तो समाज का सामाजिक स्तर सुधरेगा, क्योंकि एक बच्चे की पहली गुरु नारी होती है। अतः वहीं से बच्चे को अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमारे समाज का सामाजिक स्तर स्वतः अच्छा हो जाएगा। नारी शिक्षित होगी तो दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों का अंत हो जाएगा। नारी पढ़ी लिखी होगी तो वह हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर काम कर पाएगी, जिससे देश का आर्थिक विकास होगा और साथ ही परिवार का रहन सहन भी अच्छा होगा। नारी के पढ़े लिखे होने के कारण वह अपना भविष्य खुद बना पाएगी और किसी और के भरोसे जीवन यापन उसको नहीं करना पड़ेगा। फिर नीचे कंक्लूजन लिख दीजिए। हमारे देश में नारी शिक्षा की बहुत कमी है। अगर हमारे समाज और सरकार द्वारा प्रयास किए जाए तो हमारे देश की सभी महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, जिससे देश का विकास दोगुनी तेजी से होगा। हमें हमारे समाज के लोगों को नारी शिक्षा के प्रति जागरूक करके अपना सहयोग देना चाहिए। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होगी तो संपूर्ण समाज पढ़ा लिखा होगा, जिससे लोगों की भ्रष्ट मानसिकता में सुधार आएगा और महिलाएं अपना जीवन शोषण मुक्त और सशक्त होकर जी पाएगी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये आपका पेपर समाप्त होता है। उम्मीद है थोड़ा आइडिया ज़रूर हो गया होगा आपको और एक तरीके से क्विकली रिवीजन भी हो गई होगी आपके एग्जाम के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।